नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरे देवर स्वप्निल ने मेरे विवाह न करने और मेरी व्यक्तिगत जरूरतों पर सीधे सवाल किए। आज आप सुनेंगे कि वो क्यों मुझसे शादी करना चाहता है और उसका टेढ़ा मेढ़ा अतीत क्या है। आप सुनेंगे यूनिवर्सिटी में भटकन, 16 साल की उम्र में शुरू हुई पार्टीज, डांस और अप्राकृतिक तरीके से अपनी भूख शांत करने का क्रम यूनिवर्सिटी में भी चला। पहला शारीरिक संबंध। कैथरीन की पहल पर स्वप्निल ने अपना पहला शारीरिक संबंध बनाया, पर उसे अच्छा नहीं लगा कि कैथरीन वजन नहीं थी। त्रासदांता ये सिलसिला तब रुका जब ड्रग्स के कारण जेना की दशा बिगड़ गई और वो मरते मरते बची। स्वप्निल लज्जित होकर भटकन वाले मार्ग से हमेशा के लिए लौट आया। स्वप्निल का कबूलनामा। भाभी, ये है मेरी कहानी, यही मेरे भटकाव की सच्चाई है। फिर राशील ने मेरी ओर रुख किया और मुझे बताया, स्वप्निल आपसे बिना मिले ही आपको बहुत अच्छे से जानता है। वह आपसे प्रेम करता है और आपसे ही विवाह करना चाहता है। मेरा संयमित उत्तर, राशील, कोई आपको भी बिगड़ैल समझने की भूल कर सकता है, मगर आप जैसी लड़की लाखों में एक होती है। स्वप्निल भी एक अच्छा लड़का ही लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप विवाह कर ले, ऐसा अलका मैम भी चाहती हैं। अलका मैम के नाम ने मुझे पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। मैं उनसे वादा करती हूँ, भारत लौटने के बाद मैं इस बारे में पुनर्विचार एवं निर्णय अवश्य करूंगी। अगले दिन राशील अस्पताल जाने से पहले अपनी चाल चलती है। दूत नियुक्त। राशील फ्रूट जूस का घूंट लेते हुए स्वप्निल से कहती है, वाणी यहाँ अकेलापन अनुभव नहीं करे, स्वप्निल ये दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। स्वप्निल की त्वरित स्वीकृति। स्वप्निल नाटकीयता से मेरा हाथ थामकर कहता है, वाणी और मैं, हम दो अकेले साथ मिलकर एक से भले दो वाली उक्ति को चरितार्थ करेंगे। हास्य, लाज और एक सुनियोजित शुरुआत। क्या अलका मैम की योजना का यह अंतिम चरण सफल होगा? इच्छा का सम्मान, पुनर्विचार का वादा और दो अकेले दिलों का मिलन। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 35, स्वप्निल का कबूलनामा और मेरे विवाह पर पुनर्विचार। अभी यह उचित नहीं होगा, अभी हमारी उम्र कम है। स्वप्निल ने अपने पर नियंत्रण रखा है। तब शालोम स्वप्निल के दूसरे फ्रेंड के पास चली गई है। पता नहीं उस फ्रेंड के साथ शालोम अपने मंतव्य को पूरा कर सकी है या नहीं, मगर स्वप्निल को उस रात अप्राकृतिक ढंग से अपने तन की क्षुधा शांत करनी पड़ी है। लगभग 2 वर्ष तक स्वप्निल के पार्टी, डांस और ऐसे अप्राकृतिक तरीके से क्षुधा शांत करने का क्रम चलता रहा है। फिर स्वप्निल यूनिवर्सिटी में आ गया है। स्वप्निल के बहुत से फ्रेंड तो छूट गए, मगर कैथरीन उसके साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है। स्वप्निल, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कल पार्टी के बाद हम साथ सोएं। इसलिए तुम पार्टी में आते हुए सुरक्षा का साधन साथ अवश्य रख लेना, एक दिन कैथरीन ने उससे कहा है। स्वप्निल कैथरीन के कहने के अर्थ को समझ गया है। उसे लग रहा है कल शायद वो दिन होगा जब उसे अप्राकृतिक तरीका नहीं अपनाना होगा। उसने मुस्कुराते हुए हामी भरी है। तब कैथरीन ने उसे लिप किस किया है। उस पार्टी की रात साथ में डांस करते हुए कैथरीन ने फिर फेंटेनिल की टैबलेट स्वप्निल को ऑफर की है। स्वप्निल ने पूर्व की तरह ही मना किया तो कैथरीन ने फेंटेनिल अकेले ही ले ली है। स्वप्निल, मेरे लिए ये पहला अवसर नहीं होगा, मगर मुझे लगता है यह शायद तुम्हारे लिए पहला अनुभव होने जा रहा है। ड्रग सेवन से डांस करते हुए कैथरीन नशे के प्रभाव में आ गई है। कैथरीन वजन नहीं है। स्वप्निल को ये जानकर अच्छा नहीं लगा है, फिर भी उसकी स्पष्टवादिता उसे अच्छी लगी है। उसने सोचा, बात जब ऐसी है तो उसे भी कैथरीन से संबंध को लेकर गंभीर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो कैथरीन का साथ तब तक ही करेगा जब तक दोनों का मन किया करेगा। ग्रेटर दैन। कैथरीन, तुम सही कह रही हो। मैंने पहले कभी किसी के साथ ये सब नहीं किया है। स्वप्निल का सच यही है। तब तो मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्रेंड किसी और के सामने अनाड़ी सिद्ध हो, कैथरीन ने हंसकर कहा है। ऐसे कुछ पार्टी के बाद स्वप्निल अनाड़ी नहीं रह गया है। स्वप्निल के अब तक के जीवन में कैथरीन के बाद 2 लड़कियां और आ चुकी हैं। उनमें से एक जेना है। इस क्रम का अंत तब हुआ जब बेड पर स्वप्निल के साथ होने पर ही ड्रग्स के दुष्प्रभाव में जेना की दशा बिगड़ गई थी। स्वप्निल ने ही उसकी क्रिटिकल दशा में अस्पताल पहुंचाया था। उस रात जेना की दशा बहुत खराब हो गई थी। वह मरते मरते बची थी।
अस्पताल के बाद ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए जेना के पेरेंट्स को उसे ड्रग रिहेबिलिटेशन होम में रखना पड़ा। इसमें स्वप्निल का कोई दोष नहीं था, किंतु ये सब होने से वो अपने घर में लज्जित हुआ अनुभव करता है। तब उसने निश्चय किया आगे कभी वह ऐसे लड़कियों की संगत नहीं किया करेगा। स्वप्निल ने एक दृढ़ प्रतिज्ञ युवा होने का परिचय दिया है, फिर कभी पीछे मुड़कर उस भटकन वाले मार्ग की ओर नहीं देखा है। भाभी, यह है मेरी कहानी, यही मेरे भटकाव की सच्चाई है, स्वप्निल ने राशील को विस्तार से बता दिया था। स्वप्निल इसे सुबह के भूले का शाम को घर लौटाना कहते हैं, और मुझे ये भी लगता है अब आपको भूला कहना भी उचित नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप पहले ही सीधे मार्ग पर चलने लगे हो तब वाणी से मिलकर आपको नया क्या मिलने वाला है? राशील को संतोष हुआ, स्वप्निल अब बुराई से दूर हो चुका है। भाभी, इससे मुझे एक सीधी सादी लड़की की संगत मिल सकेगी, जो यहाँ की लड़की से मिलना कठिन है। इससे सीधे मार्ग पर चलने का मेरा संकल्प दृढ़ हो सकेगा, स्वप्निल ने अपना विचार बताया। अगर बात ऐसी है तो आपको सही समय आने का धैर्य रखना पड़ेगा। मैं वाणी से आपको अवश्य मिलवाऊंगी, राशील ने दोहराया है। भाभी, मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? स्वप्निल ने अधीर होकर पूछा। शायद 2 या 3 वर्ष की। यद्यपि मैं वाणी के बारे में जितना भी जानती हूँ, समय समय पर वो सब आपको अवश्य बताया करूंगी, राशील ने सोचते हुए कहा है। तब उस रात स्वप्निल आश्वस्त होकर अपने कक्ष में लौट गया। वाणी को ये सब बताने के बाद राशील ने कहा, अब बीते 3 वर्ष में स्वप्निल ने आपके बारे में मुझसे सुना है। अब वो आपसे बिना मिले ही आपको बहुत अच्छे से जानता है। वो आपसे प्रेम करता है और आपसे ही विवाह करना चाहता है। मैं जब आपकी टिकट बुक कर रही थी तब उसने आपकी टिकट बिजनेस क्लास में करने के लिए कहा। आप समझ सकती हो उसे आपकी कितनी चिंता रहती है। मुझे अब समझ आया क्यों मुझे इस तरह अमेरिका आने के लिए बाध्य किया गया है। भारत में ऐसा लड़का जिसके 3 लड़कियों से शारीरिक संबंध रहे हो कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लड़के से मेरे विवाह के बारे में सोचना राशील को अनुचित लगना चाहिए था। स्वप्निल के बारे में सुन लेने पर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वाणी, क्या आपको यह उचित नहीं लग रहा है कि मैं अपने बिगड़ल रहे देवर से आपके विवाह के लिए कह रही हूँ? राशील ने मुझसे पूछा है। मैंने इसका उत्तर देने के पहले कुछ क्षण सोचा है। मुझे उत्तर अत्यंत सतर्कता से देना है। मैं सोच रही हूँ राशील को बुरा नहीं लगना चाहिए। राशील, कोई आपके बारे में सुने तो आपको भी बिगड़ैल समझने की भूल कर सकता है, मगर आप जैसी लड़की लाखों में एक होती है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे ही स्वप्निल भी एक अच्छा लड़का ही लगता है। वह परिस्थितिवश भटक गया है। आप मेरे और स्वप्निल के विवाह की सोचती हो, बात यह नहीं है। बात यह है, आप ऐसा तब सोच रही हो जब जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैंने संयत दिखने की चेष्टा की है। चलो, यह एक बात अच्छी है। आप मुझे और स्वप्निल को जान लेने के बाद भी हमें अच्छा मानती हो। जहाँ तक आपके विवाह नहीं करने की बात है, इस बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप विवाह कर ले, ऐसा अलका मैम भी चाहती हैं। राशील ने नया पत्ता खोला है। अलका मैम का नाम आने पर मैं चुप हो गई। वास्तव में मैम के प्रति मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हो चुकी है। मुझे लगता है अलका मैम के मन में आया कोई विचार या उनका किया गया कोई कार्य दोषपूर्ण नहीं हो सकता है। आप जानती हो, मेरा विचार विवाह नहीं करने का रहा है। ऐसे में मैं शांति से इस विषय पर पुनर्विचार के लिए समय चाहती हूँ। यद्यपि मैं अपना विचार बदलूं या नहीं, पर मुझे स्वप्निल को जानने समझने की उत्सुकता हो गई है। स्वप्निल मुझसे कभी मिला ही नहीं है। उसने मात्र आपसे मेरे बारे में सुना है। इतने से ही वो मुझसे विवाह करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस परिवार में एक तरफा प्यार की परिपाटी रही है। मैं इस परिवार में ये तीसरी स्टोरी देख रही हूँ। वाणी, आप जानती हो, बुरे अनुभव से गुजरने के बाद मैं भी विवाह नहीं करना चाहती थी। मैम ने मुझे विवाह हेतु प्रेरित किया। उनकी बात मानकर मैंने पराग से विवाह किया है। आज मेरे जीवन में ये जो सुख समृद्धि है, उसकी कल्पना भी मुझे पहले कभी नहीं रही है। मेरा ये बताने का आशय है, आपको भी पुनर्विचार करना चाहिए। आपको भी मेरी तरह ही विवाह के बारे में अपना निर्णय बदलना चाहिए। अच्छा जीवन साथी मिलने पर विवाह स्वर्गिक सुख प्रदान करने वाला होता है, ऐसा मेरा मत है। राशील ने अपने अनुभव और विचार मुझसे साझा किए हैं। राशील, हमें एक जीवन मिला है। हमारे पास इसे जीने की शैली चुनने के कुछ विकल्प होते हैं। उनमें एक विकल्प चुनने पर कुछ अच्छाई बुराई और अन्य विकल्प की दूसरी कुछ अच्छाई बुराई हो सकती है। अभी तक के अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है, उससे मैं संतुष्ट और प्रसन्न भी हूँ। फिर भी मैं मैम, मेरे पापा और आपकी इच्छा का मान रखूंगी। भारत लौटने के बाद मैं इस बारे में पुनर्विचार एवं निर्णय अवश्य करूंगी। मैं अपने भारत लौटने तक की छूट ले लेना चाहती हूँ।
यह उचित रहेगा। हम में हुई इस चर्चा के बारे में मैं स्वप्निल से कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को अकेले में समझने का अवसर उपलब्ध कराने का काम करूंगी। राशील ने धैर्य रखा है। उस समय राशील के मोबाइल पर पराग का कॉल आ गया है। इससे हमारी इतनी ही बातों के बाद विराम लग गया है। अगले दिन मैं सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अस्पताल में होने के कारण भारत से आई मेरी प्रिय सखी का ध्यान अगले कुछ दिन तक मैं या पराग नहीं रख पाएंगे। वाणी यहाँ अकेलापन अनुभव नहीं करे। स्वप्निल, ये दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। राशील ने फ्रूट जूस का घूंट लेते हुए कहा है। भाभी, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। वाणी और मैं, हम दो अकेले साथ मिलकर एक से भले दो वाली उक्ति को चरितार्थ करेंगे। स्वप्निल हंस रहा है। फिर वह अचानक खड़ा हो गया है। मैं टेबल की दूसरी ओर बैठी हुई हूँ। नाटकीयता से उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। सबके बीच इस बात पर मुझे लाज आई है, फिर भी लजाते हुए मैंने बैठे बैठे ही उससे हाथ मिलाया है। सभी ने हंसकर इस दृश्य का आनंद उठाया है। राशील, वाणी का ध्यान रखने के लिए हम भी तो हैं, आप यह मत भूलो, स्वप्निल के पापा ने हंसते हुए कहा है। डैड, ये काम भाभी ने मुझे सौंपा है। आप मेरे हाथ में आए इस अवसर को छीनने का प्रयास नहीं कीजिए। स्वप्निल ने झूठा रोष दिखाया है। ऐसे पारिवारिक हास परिहास के बीच मैंने कुछ लजाते और कुछ खाते पीते हुए ब्रेकफास्ट का आनंद लिया है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 35 ने एक बिगड़ैल लड़के के आत्म सुधार और एक लड़की के अविवाहित रहने के निर्णय के बीच एक अद्भुत संवाद स्थापित किया है। वाणी का बिना कोई निर्णय दिए स्वप्निल को जानने की इच्छा व्यक्त करना उसके चिंतनशील और तर्कसंगत व्यक्तित्व को सिद्ध करता है। एपिसोड 35 की शक्ति और कथा विकास। स्वप्निल का पुनर्स्थापना, स्वप्निल का आत्मस्वीकार और राशील का उसके लिए सुबह का भूला शाम को घर लौटाया वाली उक्ति का प्रयोग करना उसके नैतिक पुनर्स्थापना को सिद्ध करता है। वाणी की परिपक्वता, वाणी का स्वप्निल के अतीत को नॉन जजमेंटल दृष्टिकोण से देखना और अलका मैम की इच्छा के कारण पुनर्विचार करना उसकी असाधारण समझदारी को दर्शाता है। रोमांटिक संकेत, राशील द्वारा वाणी की देखरेख का दायित्व स्वप्निल को सौंपना एक सुविचारित योजना का संकेत है। हाथ मिलाना एक प्रतीकात्मक कदम है जो उनके बीच एक नए संबंध की शुरुआत को संकेत करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। अपनी कहानी सुनाते समय स्वप्निल का स्वर संतुष्टि और शांति से भरी होनी चाहिए। नाश्ते की मेज पर उसका स्वर उत्साहपूर्ण और प्रसन्न होना चाहिए। राशील की बातों पर वाणी का स्वर अत्यंत संयत, गंभीर और सावधानीपूर्वक चुनी गई होनी चाहिए। नाश्ते की मेज पर उसके स्वर में लज्जा और हल्के हर्ष का भाव हो। नाश्ते का दृश्य, संगीत हल्का, सुखद और पारिवारिक उत्सव का संकेत देने वाला हो, जिसमें हंसी और बातचीत की ध्वनियां हो। एपिसोड 35 समाप्त। कहानी अभी जारी है।